टॉपिक पढ़ रहे हैं हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप यानी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो हमें क्या करना है, ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। इसका मतलब है हमें पोलर फॉर्म ज्ञात करना है। उस केस में अपने पास जो थीटा है वो रनिंग करेगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z इक्वल a प्लस आयोटा b। ठीक है, तब हमारे पास अगर a और b को जो बिंदु फॉर्म के रूप में है, अगर उस पार्ट को हम थीटा के रूप में ले आए तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप बन के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय रूप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आयोटा b को क्रमित युग्म में रूप में लिखेंगे ताकि अपने पास a और b को हम रिप्लेस करके उसको थीटा में चेंज कर सके। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अगर ग्राफिकल देखें तो इस वाले पार्ट को हम इस प्रकार से बना देंगे। ये अपने पास r, ठीक है, ये जो वैल्यू बनी है आपके पास, ये अगर ई पी पार्ट को हम a और b लेट करें यानी इसके क्रमित युग्म को हम a और b माने तो अपने पास ये वाला पार्ट क्या बनकर आएगा, इसका b, जो किस पर है अपने पास y एक्स पर रन कर रहा है, और ये अपने पास क्या है, इस पर a रन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने a नाम दे दिया इसको, और इसको p नाम दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a और b को रिप्लेस करना है, और यहाँ पर अपने पास क्या बन रहा है, इसका थीटा बन रहा है। यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के a प्लस आयोटा b के फॉर्म को चेंज करके और थीटा के फॉर्म में लेके आना है। क्लियर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हम क्रमित युग्म के रूप में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्रमित युग्म के रूप में अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a और b आ गया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, p। ठीक है, और p के अपने पास जो बिंदु हैं वो a और b हैं। अब हमें क्या करना है, a और b को रिप्लेस करके और इसे थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। वो थीटा का जो फॉर्म आएगा वही अपने पास क्या होगा, इससे सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप होगा। क्लियर, तो यहाँ से हम डायग्राम से देखें तो इस डायग्राम में अपने पास जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन सा बन रहा है अपने पास, OAP। तो देखो यहाँ से हम देखें समकोण त्रिभुज AOP में हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है, और यहाँ से अपने पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा है उसमें a प्लस आयोटा b के फॉर्म को गायब करना है। ठीक है, यानी a और b को रिप्लेस करना है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर अपने पास रिप्लेसिंग करने वाला ये वाला पार्ट हम इसको r लेट कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास ये वाला जो पार्ट है उसको हम r के फॉर्म में यानी पोलर फॉर्म में मान लेते हैं। ये r पार्ट है जो आपके पास एक वैल्यू बना के देगा, और ये आपके पास कोई गिवन वैल्यू है जिसको हम एक यूनिट वैल्यू मानते हैं। ठीक है, यानी एक ये अपने पास एक इकाई का हमने क्या ले लिया, ये अपने पास OP एक लाइन ली है जो अपने पास किस बिंदु को डिनोट कर रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है वो a प्लस आयोटा b यानी AB पार्ट है। ठीक है, क्रमित युग्म में, तो यहाँ से अपने पास एक थीटा है, और ये जो फॉर्म है जो गिवन वैल्यू है जो हमने एक इकाई का लिया है, उस पार्ट को हमने क्या लिख सकते हैं, मोड r इक्वल 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें थीटा और r के फॉर्म में इस वैल्यू को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू के फॉर्म में अगर ये p यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है वो आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इस वैल्यू को लेके चलें तो अपने पास यहाँ पर a और b को रिप्लेस करना है, तो गिवन वैल्यू कौन सा है अपने पास, r पार्ट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि OA बाई, इसको हम लिख सकते हैं OP, और ये होगा अपने पास a बाई r, और इसको हम बोलेंगे अपने पास आधार बटे कर्ण, और जो अपने पास क्या होता है, कोस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास जो वैल्यू बनकर आई, देखो वो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से वो बनी अपने पास a बाई r इक्वल कोस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल r कोस थीटा। ठीक है, और इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट दे दिया। देखो इस प्रकार से अपने पास a की वैल्यू आ गई, और इसी प्रकार से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है, b की वैल्यू। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आई a और b, और उसको हम क्या करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरा पार्ट देखें, देखो यहाँ से b वाला पार्ट आपको क्या कहेगा, AP, ये हमने AP लिया, और बाई OP इक्वल, देखो AP क्या अपने पास b और r अपने पास ये वैल्यू, तो ये बना b बाई r, और ये अपने पास है यहाँ पर थीटा के सामने लंब, यानी ये L बटे K हुआ, और जो क्या होता है अपने पास साइन थीटा।
ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बनकर आई, b/r, यानी इम्प्लाई हम b इक्वल लिख सकते हैं r sin थीटा। और ये वाला जो पार्ट है वो बनकर आया अपने पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b, उसको हमने यहाँ से रिप्लेस करने का प्रयास किया है और यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है। जो गिवन वैल्यू आपके पास r के लिए और थीटा आपके पास क्या है, रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास r और थीटा में जो p की वैल्यू आएगी यानी a और b के जो मान आएंगे वही क्या है अपने पास पोलर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये a और b आ चुके हैं। अब इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, a और b को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास जो z है वो क्या है, a + i b है। तो देखो तब अपने पास चूंकि z इक्वल आपके पास दे रखा है a + i b, यहाँ से हम a और b को रिप्लेस कर रहे हैं। a तथा b का मान रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ से a और b के मान रखें तो a का मान अपने पास क्या दे रखा है, ऊपर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्टों में a और b के वैल्यू है। यहाँ से अपने पास जो z बनकर आएगा वो बना, ये बना अपने पास r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ठीक है। हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट कर दी है। अगर हम देखें तो इस वाले पार्ट में r कॉमन आ रहा है अपने पास, तो हम इस z को लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। इस प्रकार से अपने पास थीटा के रूप में अपने पास जो वैल्यू आई है उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बोलेंगे। यानी यह है समिश्र संख्या z का ध्रुवीय रूप है। लेकिन अभी हम बात करेंगे किसके लिए कि r और जो थीटा है उसको किस फॉर्म में लेके आना है, यानी जो अपने पास r है उसकी वैल्यू किस प्रकार से आएगी और थीटा की वैल्यू किस प्रकार से आएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वो z पर डिपेंड करेगी। z किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अभी तो हमने किस क्वाड्रेंट का यूज किया है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज किया है। इसी प्रकार से अगर अपने पास ये वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो a + i b है वो दोनों पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो हो रहे हैं, लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तब अपने पास थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। देखो अपने पास थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो नेक्स्ट इस वाले पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को हम यहाँ से समीकरण 1 और 2 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इससे वैल्यू क्या बनकर आती है अपने पास, अगर हम समीकरण 1 और 2 को यूज करें तो यहाँ से अपने पास r की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समीकरण 1 और 2 का वर्क करके इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को वर्क करके जोड़ने पर देखो यहाँ से अपने पास पहली इक्वेशन का वर्क करेंगे तो अपने पास आया a², दूसरी इक्वेशन का वर्क किया तो b²। हमें पता है कि अगर उस पार्ट को हमें ऐड करना है तो इस प्रकार से एडजस्ट करके लाना है कि राइट में ऐड होगा और लेफ्ट में ऐड होगा, ठीक है। यानी कोई भी अपने पास इस प्रकार की संक्रिया हो जो जिसके अपने पास इक्वेशन में 2 पार्ट होते हैं तो उसका जो संबंध होता है वो सीधा सीधा राइट का राइट से और लेफ्ट का लेफ्ट से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका वर्ग हुआ, पहले इक्वेशन का और सेकंड इक्वेशन का वर्ग हुआ, दोनों को हमने ऐड कर दिया। इस प्रकार से अपने पास ये हुआ r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो किस प्रकार आई, यहाँ से हम r² कॉमन ले सकते हैं। तो ये बना अपने पास a² प्लस b² इक्वल r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हुई 1, तो अपने पास r का मान डायरेक्टली आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो ये क्या बना a² प्लस b² इक्वल r²। यहाँ से हमने कोई वैल्यू यूज की है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास a² b² जो है r² की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में अपने पास इंप्लाइज r इक्वल हुआ √a² प्लस b²। और आपको मालूम है कि अपने पास जो r है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, √a² प्लस b² है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और काल्पनिक पार्टों के वर्गों का योग है। अगर हम इसको मोड z कहें तो इसमें अपने पास इसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ने ये वाला जो पार्ट है अपने पास इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि r इक्वल होता है मोड z, क्योंकि मोड z की जो वैल्यू होती है वो √a² प्लस
बी स्क्वायर होती है, जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, अपने पास मापांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो जेड बना वो अपने पास बना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आया, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है। ठीक है, देखो अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई मोड जेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगेन आर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, हमारे पास क्या था, केवल ए और बी था। ठीक है, अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ से हम इक्वेशन 1 और 2 का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम a का डिवाइड 1 का डिवाइड 2 में, 2 का डिवाइड 1 में कर सकते हैं, कैसे भी पार्ट करें, हमें तो ये r फिनिश करना है ऐसे। ठीक है, और वैल्यू जो है वो a और b के रूप में लानी है, क्योंकि a और b आपके पास गिवन वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो r है वो टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है, a और b पर डिपेंड कर रहा है, यानी गिवन वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, समीकरण 2 में 1 का डिवाइड कर रहे हैं, 1 का भाग देने पर देखो क्या बनकर आएगा अपने पास, b बाई ए इक्वल आर साइन थीटा बाई आर कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या होगा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू जो अपने पास क्या बनकर आई, ये बना साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल b बाई ए। ठीक है, और ये बना अपने पास टेन थीटा इक्वल b बाई ए। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो अपने पास बना टेन इनवर्स b बाई ए। देखो यहाँ पर अपने पास फिलहाल जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, इसलिए इसको हम मोड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टेन इनवर्स मोड b बाई ए। ये कब होगा अपने पास, जब थीटा टोटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टेन इनवर्स b बाई ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से अपने पास जो थीटा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या z है उसका कोणांक कहलाता है। ठीक है, और जो r है वो क्या कहलाता है, इसका मापांक कहलाता है, क्योंकि r की जो वैल्यू है वो मोड z आई थी। क्लियर, देखो अब अपने पास जो थीटा है यानी कोणांक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो किस पर डिपेंड करेगा, z पर डिपेंड करेगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास दे रखा है, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से इसको देखो डिफाइन कर लेते हैं, सम्मिश्र संख्या z का कोणांक उस चतुर्थांश पर निर्भर करता है जिसमें z स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास जो पूर्णांक होता है वो किस पर डिपेंड करेगा, उस z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिस क्वाड्रेंट में स्थित होगा उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देखो इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। ये अपने पास y डैश x डैश, तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर बात करें हम थीटा, तो यहाँ पर जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, सिर्फ थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्णांक होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, यहाँ पर जो पूर्णांक होगा वो थीटा माइनस पाई होगा, और यहाँ पर जो पूर्णांक होगा आपका वो क्या होगा, माइनस थीटा होगा। यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें थीटा माइनस पाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस थीटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो पूर्णांक हैं वो इस प्रकार डिफाइन होंगे। क्लियर।